हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोंकी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसे कि या फिर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के इस सीरीज़ में मैं आपको करा चुका हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक स्पॉन्टिबिलिटी के टॉपिक के अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले इतने टॉपिक आपको कराए गए, आपको अच्छे से आ गए। तो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की टॉपिक रहेगी हमारे लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। तो प्लीज़ बी पेशेंस रखिएगा, हर एक चीज़ टाइम के साथ आपको क्लियर होगा। अगर पेशेंस जो बनाए रखता है तो उसको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है, बट जो पेशेंस नहीं बनाता है उसी का एक आता है कन्फ्यूजन कि उसका टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो पेशेंस बनाए रखो, हर एक चीज़ का टाइम होता है, टाइम पे आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ जो मैथमेटिकल में आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो मैं इस प्रॉब्लम को नहीं आने दूंगा। ठीक है, मैं एक बेसिक से बेसिक पार्ट आपको लेकर चलूँगा, और हाँ, जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है इसमें मैं वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप परेशान ना हो इसके लिए। तो आज का टॉपिक रहेगा NERST, नॉस्ट इक्वेशन। देखिए, स्पेलिंग आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। स्पेलिंग कभी कभी मेरी मिस्टेक हो जाती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मैटर जानते हैं कि इसमें ढूंढता हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है। मैं अपने टॉपिक में मैटर करता हूँ, मैं अपने स्पेलिंग को थोड़ा सा इधर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो अगर इस बात मेरी एक कमी है तो इसको मुझे इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, और आप लोग स्पेलिंग एक बार मिला के सही कर सकते हैं। तो बट मेरी स्पेलिंग में गलती हो सकती है, बट मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे बताए हुए टॉपिक्स में गलती नहीं हो सकती। मैं इस बात को आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। ठीक है, और हो सकता है इंसान है तो कुछ ना कुछ तो गलती हो सकता है सबसे, तो थोड़ा बहुत हो जाए तो उसका बात अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नस्ट इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि आप जान चुके हैं कि आप किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 मोलर अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर सॉल्यूशन आपको कोई दिया जाए और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो आप उस सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करके सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। यानी 2 सॉल्यूशन रहेगा, वहाँ से आप कंपेयर करके निकाल के दे दोगे। क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से आप जनरली निकाल के आप दे देते हो। अच्छा बात है, आप यहाँ से इजीली निकाल देंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अगर 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर या अनदर कोई एक्सेप्ट 1 मोलर कोई सॉल्यूशन आपके पास हो तो आप निकाल पाएंगे फॉर्मूला? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो? तो आपका आंसर रहेगा जी नहीं, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको जो अभी तक फॉर्मूला बताया गया है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। बट अब जो प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंट टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है और उसमें डिफरेंट उनकी मोलरिटी भी रहती है। तो इन सॉल्यूशन का अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? ये बहुत ही बड़ी समस्या थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इस समस्या को साइंटिस्ट नस्ट ने दूर किया, और नस्ट ने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिक्स किया किसके साथ, थर्मोडायनेमिक के साथ। तो आपको क्लास 11 के कुछ टॉपिक थर्मोडायनेमिक के बारे में आना चाहिए। हाँ, हालांकि आप मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप उस मेरे स्टेप को, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि एज फैक्ट आप क्या करिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको क्या करिए, आप उसको लर्न कर लीजिए। तो आप लर्न कर लीजिए, वहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्लास 11 वीक है, और क्लास 11 वीक है तो वहाँ पे आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। आप क्वेश्चनिंग वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब टॉपिक नहीं स्ट्रॉन्ग है तो एज अ फैक्ट उसको आप लर्न कर लीजिएगा, और गारंटी मेरा विश्वास है कि अगर आप एज अ फैक्ट उसको लर्न कर लेते हैं तो आपके काम आएगा और आपको टॉपिक क्लियर करने में आपका 100% हेल्प करेगा। तो ठीक है, देर न करते हुए नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंट मोलरिटी वाली सॉल्यूशन है तो आप इसका भी कंसंट्रेशन का निकाल सकते हो। बस आपको कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को रखना है और वैल्यू निकाल लेना। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इक्वेशन थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन क्या होता है ये बताते हैं कि गिव्स एनर्जी और सेल में रिलेशन क्या होता है। ये बताते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई, यानी कि इसको होते हैं नेचुरल लॉग क्यू। हाँ, बात सही है कि इतना बड़ा इक्वेशन कैसे कोई समझेगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, हर एक टॉपिक क्लियर करता हूँ, एकदम क्लियर होगा, परेशान ना हो। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक का एक इक्वेशन है, प्यारा सा इक्वेशन है। इसमें कौन सा क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जी से आप परिचित हैं, कल आपको मैं करा चुका हूँ क्या, गिव्स एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सेल में रिलेशन, यानी कि कल मैं इसके बारे में बताया। स्पॉन्टिबिलिटी वाला टॉपिक याद कीजिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस का NF ई सेल के।
बट वहीं से आपको बात कर दिया जाए कि हमको डेल्टा जी नॉट चाहिए। मान लीजिए आपको बताए थे अगर जी नॉट के बारे में पूछता है तो आप गिब्स एनर्जी बता सकते हैं कैसे, माइनस का NF बस करना ई नॉट सेल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप यहाँ से तो आप इंट्रोड्यूस हैं, क्योंकि जी और डेल्टा जी के बारे में आपको बता चुका हूँ। गिब्स एनर्जी क्या होता है, और केमिस्ट्री में कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो उस एक्सचेंज को नाम देते हैं गिब्स एनर्जी। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होता है यानी कि सिस्टम से एनर्जी निकल रहा है, और गिब्स एनर्जी की कई बात पहले वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि सिस्टम एनर्जी आ रहा है। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव यानी कि उस सिस्टम स्टेबल है, अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि सिस्टम अनस्टेबल है। अनस्टेबल कंडीशन में सिस्टम क्या करता है, लॉट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और स्टेबिलिटी कंडीशन में एनर्जी बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है ये बात। आर क्या है, टी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आर क्या होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी एनर्जी के टर्म में पता होना चाहिए। क्या होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। आर बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे क्या टी क्या है, टी इज़ दी टेम्परेचर। अब टी ऐसा टेम्परेचर, टी इज़ टेम्परेचर, जैसे कि वहाँ पे जब मैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा था तो वहाँ पे एक वैल्यू फिक्स की गई थी कि टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन ही हो। अगर उस कंडीशन पे आप कराते हो तो ही आपका स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर टेम्परेचर आपका वेरी करे तो क्या करोगे, अगर टेम्परेचर आपका वेरी करेगा तो भी आप लगाओगे नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बात है क्यू क्या है और लॉग क्या है। लॉग देखिए, लॉग मैथमेटिक्स में बड़े बड़े इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है। तो बड़े बड़े इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करने का एक लॉगरिथम टॉपिक होता है। अब इस टॉपिक के बारे में अच्छे लोगों के बारे में क्लियर नहीं होता। मैं पता है कि लॉग के बारे में अच्छे लोग जो होते हैं उनको पता नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको लॉग के बारे में बता सकूँ। ठीक है, लॉग एक क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, उससे आप क्या करते हैं, वैल्यू मिला के अपना आंसर लाते हैं। लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको रटना पड़ेगा या फिर उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्यू इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए मेरे सामने कोई रिएक्शन है, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे सामने क्या है, रिएक्शन है Zn से Zn+2। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन मेरे पास क्या है, Cu+2 से Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu। आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ +2 है, जितने +2 चार्ज आएंगे उतना ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला जोड़ देते हैं। तो यहाँ +2 चार्ज है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ +2 होते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने आप प्लस रहेंगे उतने ही आप माइनस वाले जोड़ दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दिए, तो ऐड करने पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, यानी n की वैल्यू कितना होगा रिएक्शन में, 2। अब नोट करिए, जिंक प्लस का Cu+2 गिव्स देन Zn+2 प्लस का Cu। अब मैं आपको कुछ खास बात बताता हूँ। कहीं आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड लिखा है, ऐसा एलिमेंट लिखा है जिस पे कोई चार्ज नहीं, जैसे यहाँ पे जिंक है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो आप इसके नीचे लिखेंगे S फॉर सॉलिड, मतलब कि रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहीं पे चार्ज वाला दिया है तो आप लिख सकते हैं एक्वस, क्या लिखेंगे, एक्वस। फिर यहाँ पे चार्ज दिख रहा है तो यहाँ पे आपको लिखेंगे एक्वस, ऐसे लिख लीजिए AQ। कहीं आपको Cu दिख जाए, कोई चार्ज नहीं है, तो लिखेंगे सॉलिड। इस जिंक पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि क्या है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। Cu पे +2 चार्ज है, यानी कि क्या है, एक्वस कंडीशन में, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे जिंक है, ये क्या है, चार्ज है तो एक्वस है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉपर है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, सॉलिड है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के इधर कौन साइड, लेफ्ट साइड, रिएक्शन के ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है क्या, रिएक्टेंट, और आपके राइट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा ऐसे R से, और प्रोडक्ट को दिखाऊंगा P से। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। जब मैं रिएक्शन करूंगा तो उसमें बात करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या होता है कि आप उसी को लीजिएगा जिस पे चार्ज रहेगा। तो मान लीजिए कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें बताओ, तो आप किस इसमें से क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। क्या ये रिएक्शन में काम कर रहा है, नहीं, तो आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन में जो काम करेगा वही आप बताएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बताएंगे, सिर्फ आप बताएंगे Cu+2। क्या बताएंगे, Cu+2। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता होगा आप, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2।
रिएक्शन में आप सिर्फ कंसंट्रेशन किसी की बताओगे तो किसकी बताओगे, सिर्फ वो चार्ज वालों को बताओगे, ठीक है, और किसी की बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं बात करता हूँ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कौन सा काम में आएगा, इधर का जो भी चार्ज वाला होगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन सा काम में आएगा, इधर जो भी चार्ज वाला होगा। इधर चार्ज वाला कॉपर है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह ये काम में आ गया। इधर जिंक है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के काम में आ गया, ठीक है। इस तरह इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए आप, इतने बात को आप लिख लीजिए। तो क्यू होता क्या है, क्यू की वैल्यू मैं आपको बता दूं। क्यू होता है, क्यू इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनके रेशियो को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो आपको डेल्टा जी के बारे में पता है, डेल्टा जी नॉट के बारे में पता है, आर के बारे में पता है, टी के बारे में पता है, आपको रिएक्शन कोशेंट के बारे में पता है, लॉग के बारे में पता करा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका एक शॉर्ट ले लीजिए। इसका शॉर्ट अगर आपके पास रहता है तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी टॉपिक करने में, ठीक है। अगर आप नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करना चाहते हो तो डेरिवेशन कैसे होता है, आओ तो स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, याद कीजिए मैं आपको क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक का रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्या रिलेशन आया था आपके पास, डेल्टा जी इक्वल टू आया था डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी लॉग ई रिएक्शन कोशेंट क्यू। अब आपको याद होना चाहिए, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं कि डेल्टा जी किसके इक्वल, यहाँ पे लिख दो, अच्छे से लिखता हूँ, डेल्टा जी इक्वल किसके है, माइनस का एन एफ ई सेल, कल मैं बता चुका था स्पॉन्टिबिलिटी ऑफ सेल में, ठीक है। एफ क्या है, फेराड कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या होगा बता देंगे, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे सेल जो रहेगा, ठीक है। आर क्या है, आर के बारे में पता है आपको, यहाँ पे क्यू लिखना चाहते लिख सकते हैं, पी बाई आर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आइए पूरी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कॉमा डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन क्या मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूँ कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद से मैं नहीं तो फिर बाद में क्या रहेगा कि आए ना फिर पूरा मेहनत बेकार, ठीक है। अच्छा आ रहा है, पुट करते हैं। तो डेल्टा जी की इक्वल क्या है, देखिए यहाँ पे आप रख सकते हैं क्या, माइनस का एन एफ ई सेल इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है, माइनस के एन एफ ई नॉट सेल के। अच्छा जी, फिर क्या है, इक्वेशन दिया है प्लस आर टी लॉग ई क्यू। अब क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि पूरे रिएक्शन में मैं माइनस एन एफ से डिवाइड करता हूँ। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ इन बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में किससे डिवाइड करूँगा, माइनस के एन एफ से। तो माइनस का एन एफ ई सेल डिवाइड बाई माइनस का एन एफ इज इक्वल टू माइनस का, ध्यान दीजिए, एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई माइनस का एन एफ प्लस का आर टी लॉग ई क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस एन एफ कट गया, माइनस माइनस प्लस एन एफ कट गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या हो जाएगा आपका, इधर बच रहा है एन एफ कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ई सेल। तो आप लिखेंगे इधर पे ई सेल इक्वल किसके लिखेंगे, सिर्फ क्या इधर क्या बचा है, ई नॉट सेल बचा है, तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल, ध्यान से देख सकते हैं ई नॉट सेल। अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्या बचेगा आपका आर टी बाई एन एफ लॉग ई क्यू, ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब देखिए आप चाहे इस इक्वेशन को कैसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का आर टी एन एफ लॉग ई पी बाई आर, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन। अगर आप इसको और सिंपली करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि log e क्या होता है, log e कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। log इक्वल होता है 2.303
log 10 की, ठीक है, सारी वैल्यू log 10 के फॉर्म में रहेगा, इसलिए नेचुरल लॉग को आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चेंज करता हूँ, लिखता हूँ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 हो गया RT बाई NF log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये रहा नस्ट का इक्वेशन। अगर कोई चाहता है कि और इजी इस इक्वेशन को बना दिया, जी मैं और इस इक्वेशन को और इजी बना सकता हूँ। इससे पहले क्या करिए, आप इतने ही पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस इक्वेशन को और इजी बना, इस इक्वेशन को इजी बनाया जा सकता है। चलिए तो अब थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। इफ टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर हो 298 केल्विन हो, ठीक है, और उसके बाद से आपका क्या है यहाँ पे फेराड कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। मैं आपको कल बताया था कि 1 फेराड इक्वल टू होता है 96500 कूलम, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, आर इक्वल टू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा जी, और आर हो गया। अब टी की वैल्यू कितना है 298 का, ठीक रख सकते हैं आप, 96 से रख सकते हैं। आइए सब वैल्यू पूरा रखते हैं। तो अगर आप पूरा वैल्यू रखते हैं ई सेल इक्वल टू आ गया ई नॉट सेल माइनस का देखिए 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू पता है आपको 8.314, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू है 298 इंटू 298। अच्छा मैं इसको आर अच्छे से इधर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। ई सेल इसको हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितना आ रहा है, आर आपका 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 इंटू हो गया। अब डिवाइड करें किससे, डिवाइड करते हैं एन इंटू एफ की वैल्यू कितना है, एफ की वैल्यू है 96500 कूलम, ठीक है। इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो एटलीस्ट अगर इतना सब वैल्यू कोई सॉल्व करता है तो आपकी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद ई सेल इक्वल टू आता है, इसके बाद आता है ई सेल इक्वल टू आता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये रहा आपका नस्ट इक्वेशन। देखिए नस्ट इक्वेशन ये है कि अगर आप इसका यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप देखिए इतना सारा वैल्यू रखेंगे तब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप यूज किसका करेंगे, आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और इजीली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और इजी, और ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन का तभी आप शॉर्टकट का यूज कीजिएगा 0.06/n log 10 प्रोडक्ट राउंड ऑफ करके लाए हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का आप तभी यूज कीजिएगा जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन टेम्परेचर हो। और तब आप देख लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी कंसंट्रेशन में सेल की आप क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। तो ये रहा नस्ट इक्वेशन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए ये था रिलेशन थर्मोडायनेमिक। एक बार फ्रेम में चेक कर लूँ, फ्रेम अच्छा आ रहा है कि नहीं। जी फ्रेम में पूरा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अकेले मैं हूँ, कोई और रहता नहीं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम में, हेल्पर भी नहीं है साथ में कोई। चल ठीक है, रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। देखिए थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log E Q, ठीक है। अब कल मैं इस पॉइंटिबिलिटी जब आपको पढ़ा रहा था तो मैं बता चुका था कि डेल्टा जी किसके इक्वल आता है, तो डेल्टा जी इक्वल आता है माइनस का NF सेल, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आता है माइनस का NF E नॉट सेल, और Q थोड़ी देर पहले ही मैं रिएक्शन बता चुका था, रिएक्शन कॉन्सेंट होता है जो इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड जी नॉट इन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में जी एंड जी नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। जब रखते हैं मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से जी की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ से जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे जब रखते हैं तो देखिए क्या होता है। रखने के बाद माइनस का NF सेल इक्वल टू माइनस का NF E नॉट सेल रखेंगे, यहाँ से देखिए ये रखेंगे NF E सेल और ये रखेंगे NF E नॉट सेल प्लस का RT log E Q। इस log E को बोलते हैं, log बेस E को बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग बाई माइनस NF इन बोथ इक्वेशन, मतलब कि दोनों साइड में क्या करता हूँ माइनस NF से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइड करता हूँ, इधर डिवाइड माइनस का NF से, तो माइनस माइनस प्लस NF से NF कट गया, बचा क्या E सेल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस NF से NF कट गया,
ये बचा ई नॉट सेल। अब देखिए NF इधर भी डिवाइड होगा ना, क्योंकि होल मतलब कि दोनों पार्ट में कर रहे हैं, तो इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ नहीं अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से ई सेल बचा, इसका ई नॉट सेल बचा, ठीक है, ये देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, RT NF नीचे से रहा, log E और वहाँ पे Q आपका Q है, ठीक है। अब देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF बाई log E, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मैं Q को वैल्यू ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। अब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग बेस 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, नेचुरल लॉग इक्वल टू होता है 2.303 log 10 इसके लिए मैं सीधे उठा के रख देता हूँ, तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा RT से, 2.303 RT बाई NF log 10 इंटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखिए टेम्परेचर 298 केल्विन हो, F की वैल्यू हम जानते हैं 965 जूल कूलम होता है, R की वैल्यू 81314 जूल पर कूलम, सॉरी 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है, इसको रखते हैं। जब सब कुछ रखते हैं बट n की वैल्यू क्या रहता है, n की वैल्यू तो ऐसे रहेगी, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, तो ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के बाद आता है हमारे इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बाई n log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब n क्या है, n किसी भी रिएक्शन में इवॉल्व होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, मान लीजिए यह क्या है, Zn से Zn+2 गिव्स देन Cu+2 से Cu। अब यहाँ से पूछा n क्या है, तो क्या करेंगे, आप करेंगे Zn से Zn+2, जो मुझसे पुराना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पता है, इसलिए पुरानी वीडियो देख के आइएगा। Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपके अंदर जाएगा Cu बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कटे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कटे हैं ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। जितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट जाए वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू, वो अगर हम यहाँ पे रख देते वही वैल्यू। अब सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट इक्वेशन के अच्छे, तो आप आई वो यहाँ तक डेरिवेशन आप समझ पाएँ, नेक्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, या फिर इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरी विश रहेगी, मेरी तैयारी रहेगी कि मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दूँ, एक एक क्वेश्चन करा दूँ, बट इसमें समय लगता है, बी पेशेंस आप रखिए अपने अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई नई ताकत के साथ, और ठीक है, बाय बाय, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाँ ओके, बाय बाय।